तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आई होप आप अपना रिवीजन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वक्त बहुत लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डेट्स को लेकर कंफ्यूजन में होंगे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम आखिर सही समय पे होगा। देखो, ये हम लोग का काम नहीं है। आप लोगों का काम है कि अभी जो आपके सामने रिवीजन पड़ा है आप उसको जल्दी करो। मेरे को पता है सही में कि आप लोगों के पास बहुत कुछ ऐसा पेंडिंग है जिस चीज़ को आप लोगों ने टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। तो अपना एनर्जी और टाइम ये सब चीज़ों पे जो लगा रहे हो, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो डेट्स के बारे, एग्जाम होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ फालतू की चीज़ों को मत करो। और आप लोग क्या है, फुल फ्लेजेड अपना पूरा दिमाग जो है रिवीजन की तरफ लगाओ। बस ये सोचो कि ये 2000 सीट की वैकेंसी अगर किसी भी कारण से आपके किसी भी ड्रॉबैक्स या आपके किसी भी केयरलेसनेस के कारण अगर ये अपॉर्चुनिटी चला गया तो लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो आप बस ये सोचो कि इस बार एकदम जो भी चीज़ है हम उसको फुल एंड फाइनल बढ़िया से कंप्लीट करें। डेट्स के बारे में नहीं सोचना है। कंपटीशन अभी भी है और कंपटीशन अगर एग्जाम 10-15 दिन बाद भी होता है तब भी होगी। तो आप लोग सब कोई अच्छे से अपना रिवीजन पे ध्यान दो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। ये रिवीजन मॉड्यूल 5th है और आप लोग को पता है इससे पहले 4 मॉड्यूल ऑलरेडी हो चुका है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को काफ़ी स्पीडली कवर करूँ और सारे वही सब टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक और देखते हैं क्या क्या है आज हमारे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय इंडिया फॉर म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम अफेक्टेड बाय साइक्लोन यागी। ठीक है, सवाल देखो, मैं दोहराता हूं हिंदी में। चक्रवात यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन सद्भाव या फिर ऑपरेशन सहायता। देखो, अगर आप लोग जरा सा भी ध्यान दिए होगे, अपने करंट अफेयर्स को कहीं न्यूज में पढ़े होगे, इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। जो साइक्लोन यागी अभी कहाँ आया था? म्यांमार में, लाओस में और वियतनाम में। तो वो साइक्लोन का नाम क्या था? साइक्लोन यागी। क्वेश्चन देखो, घुमा के भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और इससे इससे जो भी पीपल अफेक्टेड थे उनको बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सद्भाव। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ठीक है ना। ये जो ऑपरेशन सद्भावना है ये किस चीज के लिए है? ये आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में, लद्दाख में जो आपका वहां पे टेररिस्ट अटैक सिविलियंस के ऊपर कभी भी हो जाते तो उनको बचाने के लिए, आपका लद्दाख में टेररिस्ट अटैक से बचाने के लिए सिविलियंस को ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चला गया था? ऑपरेशन इंद्रावती हैती। हैती क्या है? हैती एक कैरिबियन कंट्री है, ठीक है ना। कैरिबिया कहाँ है? अगर आप मैप देखोगे तो जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के साइड जो अटलांटिक है उस तरफ कैरिबियन नेशंस पड़ता है। तो वहाँ पे एक हैती नामक देश है, ठीक है, याद रखना, HATHI, हैती नामक एक देश है जहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब स्थिति है। वहाँ के जो लोकल गैंग्सवार बहुत ज़्यादा है, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट का हत्या कर दिया। तो जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहाँ पे लोग को बहुत परेशानी होगी रहने में। तो उससे वहाँ के सिविलियंस को, मतलब जो इंडियन सिविलियंस हैं हैती में, उनको बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, गलती मत करना एग्जाम्स में। और ऑपरेशन सद्भाव तो आपके सामने है, साइक्लोन यागी से अफेक्टेड लाओस, म्यांमार और वियतनाम से लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। बचाने के लिए बोलने मतलब रिहेबिलिटेट, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए, ठीक है। तो याद रखो इसको। चलो आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो। तो ऑपरेशन सद्भाव है, आपको हम समझा दिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का मतलब क्या है? मानवीय सहायता प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। कहाँ पे? लाओस में, म्यांमार में और वियतनाम में, ठीक है। ये चलाया गया क्योंकि बहुत ही सीवियर फ्लडिंग आ गया था। किस लिए? टाइफून यागी से, याद रखना, ठीक है। नाम आप यागी भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया था बेसिकली किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पे भी अगर वो क्वेश्चन बनता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है ना, साइक्लोन यागी से बचाने के लिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया शिखर सम्मेलन का 4था संस्करण आयोजित किया गया? सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखो, हम लोग ऑप्शंस में जबरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है। सही आंसर जो है इसका न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में आपका बेसिकली क्या किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया समिट, जिसका
चौथा संस्करण था ग्लोबल इंडिया बायो समिट शिखर सम्मेलन। ओके, और देखते हैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो फोर्थ एडिशन ऑफ, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ग्लोबल बायो इंडिया समिट का फोर्थ एडिशन था, जो कि कहाँ कराया गया, न्यू दिल्ली में कराया गया। ठीक है, कब कराया गया, तो सितंबर 12 से 14 के बीच में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो कराया गया था तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कराया गया था। ओके, उसके साथ कौन है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, बीरक एक इंस्टीट्यूट है जिसका सहायता लेकर के आपका फोर्थ ग्लोबल बायो इंडिया समिट कराया गया। आपको बस ध्यान ये रखना है कहाँ कराया गया, तो वो भारत में ही, आप कहाँ पे, भारत में ही, न्यू दिल्ली में कराया गया है। ठीक है, ओके, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है आपके लिए। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द जन सुनवाई पोर्टल। देखो क्या है नाम, जन सुनवाई पोर्टल। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा तुम लोग का। किस मंत्रालय ने हाल ही में हितधारकों और अधिकारियों को के बीच संचार सुधार के लिए जन सुनवाई पोर्टल का लॉन्च किया है, तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना यहाँ पे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऐसे भी देखो हम लोग जो जन सुनवाई पोर्टल होता है, बेसिकली जन सुनवाई पोर्टल कंज्यूमर्स का जो भी उनका ग्रीवेंस है, उनको जो भी प्रॉब्लम हुआ चीज़ों को मतलब परचेज करने में या ओवरऑल प्रोसेस में, तो उसको ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए, उनको जो भी प्रॉब्लम आई उनको दूर करने के लिए आपका जन सुनवाई पोर्टल को लाया गया है। और किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ओके, आओ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें सेम कोई इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जन सुनवाई पोर्टल किसके द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखना। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अच्छा, ये पोर्टल का मकसद क्या है, तो इसका मकसद है कि जो भी स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई एक मतलब हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हो, प्रोग्राम बोलने का मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस हो जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो। मान लो कि तुम्हारे को घर में, मान लो किसी की शादी हो रही है, ठीक है, अब शादी हो रही है, तुमको बहुत सारा अरेंजमेंट करना है, तो ढोलक वाला, खाना वाला, लाइट वाला, साउंड वाला, तो ये सब जो है स्टेक होल्डर्स हैं। किसी भी काम को करने के लिए कौन कौन से लोग चाहिए, उनको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। तो इस तरह से आपके ट्रेड में भी, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, बहुत फाइनेंसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ओके, तो इन सब के जो भी आपका मतलब इनको जो भी इश्यूज है, ओके, इनका जो भी इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए आपका पोर्टल को लाया गया है। इट अलाउस पीपल टू फाइल ग्रीवेंसेस ऑनलाइन, रिमूविंग द नीड फॉर ऑफिस विजिट। यहाँ पे तुमको एक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है कि आप लोग जन सुनवाई पोर्टल के तहत ऑनलाइन आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको आप फाइल कर सकते हैं, आपको बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। ओके, ये फायदा है आपका जन सुनवाई पोर्टल में। ओके, चलो आगे मूव करते हैं। अगला सवाल आप लोग के लिए, इन विच स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल लॉन्च। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी झारखंड या फिर डी महाराष्ट्र। तो देखो जो नमो भारत रैपिड रेल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आपका गुजरात में लॉन्च किया गया। ठीक है, नमो भारत रैपिड रेल कहाँ लॉन्च किया? गुजरात में लॉन्च किया गया। प्लस हम लोग जानते हैं इसके बारे, तो देखो नमो भारत रैपिड रेल ऑल्सो नोन एज वंदे मेट्रो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है इसका? वंदे मेट्रो। आप इसको वंदे भारत से कंफ्यूज मत करना, ये वंदे मेट्रो अलग चीज है। विल ऑपरेट बिटवीन कहाँ से? अहमदाबाद और भुज। कहाँ से कहाँ के बीच में चला? अहमदाबाद और भुज के बीच में, दोनों ही गुजरात में है। ओके, लगभग 360 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने तय किया। किसने? वंदे मेट्रो ने। इन 5 आवर्स एंड 45 मिनट्स, लगभग 5 घंटा 45 मिनट में इन्होंने एट टॉप स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो 360 किलोमीटर कवर कर लेता है। कितने देर में? 5 घंटा 45 मिनट में। कौन? वंदे मेट्रो। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। वंदे मेट्रो, जिसको हम लोग नमो भारत रैपिड रेल भी बोल रहे हैं। ओके, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ डायलॉग ऑन द थीम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। सवाल क्या है? किस मंत्रालय ने हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन विषय पर एक संवाद का आयोजन किया है?
आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अर्थ साइंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखो जो सही आंसर है वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, ठीक है ना। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आपका क्या लॉन्च किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखो। और मूव करते हैं हम लोग, समझते हैं चीजों को। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या नाम है मंत्रालय का, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक डायलॉग लॉन्च किया कब, 30th वर्ल्ड ओजोन डे पे, ठीक है। ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ निकल के आ रहा है। ओजोन डे कब हम लोग मनाते हैं, तो याद रखना 16 सितंबर, ठीक है। हर साल हम लोग 16 सितंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट की डाटा याद रखना, हर साल हम लोग 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ओके, ओजोन बेसिकली क्या है, ओजोन देखो, ओजोन एक लेयर है जो कि पृथ्वी के लगभग वायुमंडल में एक लेयर है, ओजोन लेयर, ठीक है ना, जो कि कहीं ना कहीं हमको सूरज के अल्ट्रावायलेट रेड से प्रोटेक्शन से बचाता है, ठीक है। 3 तरह के ओजोन लेयर होते हैं, यूवी नहीं, 3 तरह के अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, कौन कौन सा, यूवी, ए, बी और सी। अल्ट्रावायलेट ए जिसको हम लोग ओजोन लेयर O3 भी हम लोग बोल सकते हो या ओजोन भी बोल लो, ठीक है ना, वो हम लोग को इससे बचाता है, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर को बचाने के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल है, ओजोन लेयर को बचाने के लिए आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है। इस चीज को ध्यान रखना, सिंपल का इसका मतलब है कि ओजोन लेयर जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा था, मतलब उसका क्षर हो रहा था, मतलब कि उसको कम हो रही थी उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल सेट किए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेट किए थे, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, ओजोन O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रहो कि ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट होता है, डॉप्सन यूनिट, ओके, डॉप्सन यूनिट। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना, डॉप्सन यूनिट जो ओजोन लेयर का कितना गहराई है, कितना थिकनेस है, उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट होती है, डॉप्सन यूनिट होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इस बार का जो थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, क्या था, थीम वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो 30th वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया, उसका थीम रखा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे यही बताया हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ओजोन लेयर का जो थिकनेस था काफी कम हो रहा था, उसको बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया कि ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गया है। आई थिंक यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस को जरूर क्रैक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड ककाडू, ककाडू नाम याद रखना, ककाडू 2024 इज बीइंग कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ककाडू 2024 नामक सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ककाडू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोग को सारी बातों का। ककाडू जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए, विच पोजीशन हैज इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा गॉट इन द डायमंड लीग इन बेल्जियम। तो आपको पहले तो यही ध्यान रखना है कि डायमंड लीग कहाँ हुआ, बेल्जियम में हुआ। डायमंड लीग किसी से रिलेटेड है, डायमंड लीग जो है आपका जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है, भाला फेंक, डायमंड लीग भाला फेंक से रिलेटेड है। आपको पता है कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक के बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, आप लोग सभी ये बात जानते हैं। तो आपको बताना है कि डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान मिला। तो आप लोग सब जानते हैं इस बात को कि नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में दूसरा स्थान, सेकंड पोजीशन मिला। मैं अगर बात करूं टोटल डिस्टेंस का, पहले तो इस चीज को याद रख लो, दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में जो कि बेल्जियम में खेला गया था वहां पे दूसरा स्थान मिला, ठीक है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि डायमंड लीग आखिर किस गेम से रिलेटेड है। तो डायमंड लीग जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से रिलेटेड है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को लॉक कर लेना है अपने अंदर, ओके। आगे मूव करते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आप लोग को जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि भारत के नीरज चोपड़ा ने जो सेकंड स्थान हासिल किया, उन्होंने जो अपना जो भाला फेंका था वो लगभग 87.86 मीटर फेंका था, 87.86 मीटर फेंका था डायमंड लीग में। और वहां पे जो फर्स्ट आए, जो गोल्ड मेडल जीते, उनका नाम क्या था, एंडरसन पीटर्स। ये वही एंडरसन पीटर्स हैं जो ओलंपिक में 3rd मेडल लेकर के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं मेहनत करना हमेशा जारी रखना चाहिए। हालांकि नीरज चोपड़ा ने मेहनत किया, लेकिन मात्र 1 सेंटीमीटर के मार्जिन से, मात्र 1 सेंटीमीटर के मार्जिन से वो सेकंड पोजीशन पे आ गए। और एंडरसन पीटर्स जो कि
गेरुडा, गेरुडा कंट्री के हैं, वो 87.87 मीटर्स भाला फेंक के वो क्या हो गया, गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया। ठीक है, इसलिए ऑलवेज हैव होप एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट बहुत जल्दी मिल सकता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर कितना था, तो मात्र 1 सेंटीमीटर का अंतर था। जो एंडरसन पीटर्स है उन्होंने 87.87 मीटर भाला फेंका और नीरज चोपड़ा ने 87.86 मीटर भाला फेंका। ठीक है, हालांकि हमारे नीरज चोपड़ा भी काफ़ी अच्छे हैं, उनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल, बेसिकली ये टॉपिक है आपके लिए। थोड़ा टॉपिक में क्या होता है कि आप लोग थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो एक टॉपिक देख लो, समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये क्या है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जानते हैं हम लोग थोड़ा विस्तार से इसको। तो सबसे पहले आपसे एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि आप समर का फुल फॉर्म जाने। बीपीएससी हमेशा फुल फॉर्म पे फोकस करता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखो और इसका जो फुल फॉर्म है उसको अपने अंदर लॉक कर लो। कैसे लॉक करना है, देखो समर क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल याद रहेगा, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। एश्योर्ड रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है, अगर हम पे कोई हमला करता है तो हम लोग कैसे उसका जवाब देंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे, इसका मतलब होता है रिटेलिएशन। ठीक है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है समर। सबसे पहले तो ये जान लो सरफेस टू एयर मिसाइल है। और एश्योर्ड रिटेलिएशन मतलब अगर हम लोग समर को फायर कर दिए तो जरूर से हम लोग बढ़िया मतलब एक तरह से काउंटर अटैक किए हैं, बात को बोलने का मतलब है एश्योर्ड रिटेलिएशन का। तो ये एक तरह का किस तरह का मिसाइल है, सरफेस टू एयर है। उसके आगे शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ध्यान रखना हम लोग को यहाँ पे एक तरह का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है समर। ओके, आओ चलते हैं आगे कि इसको किसने बनाया है। तो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अ यूनिट अंडर द इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड। तो इंडियन एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांड के अंदर इसको बनाया गया है। द सिस्टम इज क्रेडिटेड विद अ मिनिमम मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 to 12 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता कितनी है, समर जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो शॉर्ट रेंज का है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता 10 से 12 किलोमीटर है। एंड यूज्ड अगेंस्ट लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट्स, बोलने का मतलब कि जो भी आपके कम ऊंचाई पर उड़ने वाली जो भी हवाई लक्ष्य हैं, जैसे कि मान लो कि कोई फाइटर प्लेन है नीचे आ रहा है, ठीक है, अब अटैक करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ही समर लॉन्च करेंगे और उसको खत्म कर देंगे। कितने ऊपर तक लगभग मार कर सकता है समर, 10 से 12 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ठीक है ना। तो ये देख लो समर का आपके मिसाइल सिस्टम का ओवरऑल फोटो आप लोग के लिए सामने लाया गया है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर समर। तो भारतीय वायुसेना ने समर को समर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति जब किया गया था तो उसमें इसको टेस्टिंग किया और टेस्ट में पाया गया कि एक बहुत ही काबिल, बहुत ही किफायती मिसाइल है जिसका उपयोग भारत अपने आप को बचाने के लिए जरूर करेगा। ठीक है, ओके। अगला सवाल आप लोग के लिए, हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स विच वाज सीन इन न्यूज इज अनवील्ड बाय विच कंट्री। सवाल क्या है, हाई पावर्ड माइक्रोवेव हथियार जिसे समाचारों में देखा गया था का अनावरण किस देश ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ये सवाल भी आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं आपको डिटेल समझाता हूँ, पहले आप इसका आंसर जान लो। सही आंसर आपका चाइना है। ठीक है ना। देखो माइक्रोवेव क्या है, एक तरह का वेव है। ओके, देखो आजकल ऐसे ऐसे डिफेंस, ऐसे ऐसे मतलब वेपन्स हैं, ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कि बिना बहुत ज़्यादा ट्रैवल किए, बिना उस पर्टिकुलर जगह पे गए, सिर्फ रेडिएशंस के थ्रू क्या करते हैं, इम्पैक्ट कर देते हैं, हमला कर देते हैं। कि रेडिएशन के थ्रू क्या करेंगे, वहाँ पे किसी तरह का डिस्ट्रक्ट मतलब किसी तरह का विनाश, किसी तरह का वहाँ पे विस्फोट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ रेडिएशंस का यूज करके। तो माइक्रोवेव का यूज करके अभी चाइना ने एक हथियार बनाया है जिसका नाम क्या है, हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स। ओके, हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स। ये देखो इस तरह के हथियार पहले भी थे लेकिन इनकी मारक क्षमता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं थी, लेकिन अब इनको काफ़ी हाई डिस्टेंस के लिए भी बनाया गया है, जिसमें पहली अभी जो रिसेंटली हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन्स बनाया गया है जो कि अभी समाचारों में था, वो किसने बनाया है, चाइना ने बनाया। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो गलती नहीं करना है। ओके, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। Which of the following is bilateral exercise between India and Bangladesh? Very important question. भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है इनमें से, भारत और बांग्लादेश के बीच में। सही आंसर जो हो जाएगा आपका डेट इज संप्रीति। याद रखो इस चीज को। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय एक्सरसाइज है उसका नाम है संप्रीति। गलती आप लोग नहीं करेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल,
विच कंट्री होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ई कथा। देखो मैं ऐसे एक्सरसाइज लेकर के आ रहा हूँ ना जो जनरली आप लोग नहीं सुने होंगे। ओके, युद्ध अभ्यास, यूएस, इंदिरा, रशिया, ये सब आप लोग बहुत दिन से सुन रहे होंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसे एक्सरसाइज लेके आया हूँ जो आप लोग नहीं सुन रहे हैं, जिसको एग्जाम में बनाया जाता है क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ई कथा। किस देश ने अभ्यास ए कथा के छठे संस्करण की मेजबानी की। सही आंसर हो जाएगा मालदीव्स। ठीक है, याद रखना आप लोग को, मालदीव्स जिसने अभी हाल ही में एक्सरसाइज ई कथा किया है। ओके, मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इंडिया रिसेंटली हेल्ड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ विच कंट्रीज इन द गल्फ ऑफ ओमान। सवाल क्या है आपका, भारत ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में किस देशों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए, फ्रांस एंड यूएई। ठीक है, हम लोग बेसिकली यहाँ पे रिवीजन के मोड में हैं, तो हम लोग चीजों को जल्दी जल्दी देखेंगे। सही आंसर क्या है, फ्रांस और यूएई। भारत ने फ्रांस और यूएई के साथ मिलके क्या किया है, गल्फ ऑफ ओमान में। ये भी याद रखो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, आपको ये दे देगा कि भारत, फ्रांस और यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात ने मिलके इस जगह पे आपका अभी रिसेंटली एक्सरसाइज किया है, समुद्र एक्सरसाइज किया है। तो क्या हो जाएगा आंसर उस समय, गल्फ ऑफ ओमान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग, गलती मत करना। दो चीजों को हम लोग को दोनों तरफ से पढ़ना चाहिए। ठीक है, सवाल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि इंडिया ने गल्फ ऑफ ओमान से मिलके फ्रांस और यूएई के साथ मिलके समुद्री एक्सरसाइज किया है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, which of the following exercises are part of major exercises of Indian Air Force in this year 2024। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास इस वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख अभ्यासों का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप लोग एकदम डिटेल में समझो और जानो। ठीक है ना, पहले बताओ कि क्या हो सकता है आंसर, कि इस साल 2024 में भारत वायुसेना का मेजर एक्सरसाइज कौन कौन सा था। आपके ऑप्शंस है, ए एक्सरसाइज वायु शक्ति, बी 2 एक्सरसाइज तरंग शक्ति, 3 एक्सरसाइज शिव शक्ति, या फिर 4 एक्सरसाइज गगन शक्ति। तो देखो जो सही आंसर है आपका, आई होप आप लोग किसी एक को एलिमिनेट कर पाओगे यहाँ पे। तो सही जवाब है एक्सरसाइज वायु शक्ति, एक्सरसाइज तरंग शक्ति और एक्सरसाइज गगन शक्ति। ये तीनों भारत ने किया। सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4। ठीक है, आपको बता दूं कि एक्सरसाइज अगर आपसे वायु शक्ति पूछा गया तो ये पोखरान में हुआ। कहाँ हुआ, पोखरान में, पोखरान इन राजस्थान। ठीक है, आप लोग गलती नहीं करना। ओके, एक्सरसाइज तरंग शक्ति तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु। ओके, एक्सरसाइज शिव शक्ति नहीं, शिव शक्ति तो एक्चुअली पॉइंट था जहां पे चंद्रयान लॉन्च किया था। ओके, शिव शक्ति पॉइंट है जहां पे चंद्रयान लॉन्च किया था, ये ध्यान रखना आप लोग। और एक्सरसाइज गगन शक्ति भी है, जहां जो कि भारतीय वायुसेना का एक्सरसाइज है, जिसमें भारत वायुसेना पूरी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, जो भी मेजर मतलब कि फाइटर प्लेन्स हैं भारत के, जो भी मेजर डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि S-400 हो गया जो भारत ने रशिया से लिया था। ठीक है ना, तो उनका डिप्लॉय इनको दिखाया है भारत ने इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज गगन शक्ति में। एक्सरसाइज तरंग शक्ति तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो कि सल्लू तमिलनाडु में कराया गया, उसमें बहुत देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इस सब के वायुसेना पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और एक्सरसाइज वायु शक्ति जो कि पोखरान राजस्थान में हुआ था, ये जनवरी फरवरी के मंथ में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भारतीय वायुसेना के जो भी इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन्स है उनको एक तरह से निरीक्षण बोल सकते हो, या उनका एक तरह से शोकास किया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। आई थिंक आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हम लोग वही सब शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स से। ठीक है ना, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको जरूर लाइक करें, डेस्टिनेशन IAS चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 17th BPSC को इसी तरह स्ट्रांगली प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्द ही इसी तरह के वीडियो से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।